हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए पार्ट थर्ड की क्लास है जिसमें हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सेक्शन बी है उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हैरेड-डॉमर मॉडल। हम विकास के मॉडल पढ़ेंगे जिसमें हमने कुछ मॉडल, लुईस का मॉडल, महालनोबिस मॉडल कर लिया। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है हैरेड-डॉमर का मॉडल। हैरेड-डॉमर का आर्थिक विकास का मॉडल। आर्थिक विकास के सिद्धांत में सबसे अधिक योगदान उन अर्थशास्त्रियों ने दिया है जिन्होंने केन्सवादी मॉडल का प्रायोगिक विस्तार करने का प्रयत्न किया। कीन्स ने अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था, अतः कीन्स के बाद अर्थशास्त्रियों ने विशेष रूप से हैरेड व डॉमर ने आर्थिक विकास का मॉडल दिया जो विकसित अर्थव्यवस्था के अनुभव पर आधारित है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जैसे जेबी से, स्मिथ, रिकार्डो ने अपने सिद्धांतों में पूर्ति पक्ष को महत्व दिया था, जबकि माल्थस तथा मार्क्स ने मांग को महत्व दिया था। मार्शल तथा शुम्पीटर ने पैमाने की बचतों तथा नव प्रवर्तन के कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों मार्शल व शुम्पीटर ने आर्थिक समस्याओं में पूंजी संचय अर्थात पूर्ति पक्ष को महत्व दिया था, लेकिन 1930 में आर्थिक मंदी से प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांत असफल हो गए थे और कीन्स ने अपने आर्थिक विश्लेषण में प्रभावी मांग को महत्व दिया। लेकिन सर्वप्रथम हैरेड-डॉमर ने ही मांग और पूर्ति दोनों पक्षों को एकीकृत करते हुए आर्थिक विकास का मॉडल दिया। कीन्स का मॉडल अल्पकालीन तथा स्थैतिक मॉडल है। कीन्स ने अपने आर्थिक विश्लेषण में प्रभावी मांग को महत्व दिया है। हैरेड तथा डॉमर का मॉडल दीर्घकालीन व प्रायोगिक समस्याओं से संबंधित है। सर्वप्रथम हैरेड-डॉमर ने ही मांग और पूर्ति दोनों पक्षों को एकीकृत करते हुए विकास का मॉडल दिया। हैरेड व डॉमर ने भी विकास की प्रक्रिया में पूंजी संचय को महत्वपूर्ण स्थान दिया, किंतु उन्होंने बताया कि पूंजी संचय अर्थव्यवस्था में दोहरा काम करता है। विनियोग एक ओर तो आय में वृद्धि करता है, दूसरी ओर पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा बढ़ाकर उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। पहला आय या मांग प्रभाव होता है, दूसरा पूर्ति प्रभाव होता है। हैरेड-डॉमर ने विनियोग के इन दोनों पक्षों को मिलाकर विकास का मॉडल दिया। सतत वृद्धि दर की आवश्यकता। हैरेड व डॉमर दोनों ही आर्थिक वृद्धि की उस दर का पता लगाना चाहते थे जो एक प्रायोगिक अर्थव्यवस्था को वर्ष प्रति वर्ष संतुलन पर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 1936 में हैरेड ने तथा डॉमर ने 1941 में स्वतंत्र रूप से अपना मॉडल दिया। उनके मॉडल में सूक्ष्म विभिन्नताएं हैं, लेकिन दोनों ही एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हैरेड-डॉमर प्रारंभ में आय के पूर्ण रोजगार संतुलन को मान लेते हैं। उस संतुलन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक होता है कि विनियोग के कारण पैदा होने वाला व्यय इतना होना चाहिए कि वे अतिरिक्त उत्पादन को खपा सके। यदि पूंजी निर्माण के साथ साथ आय नहीं बढ़ती है तो इससे पूंजी व श्रम की बेरोजगारी होगी, अतः विनियोग होने पर वास्तविक राष्ट्रीय आय व उत्पादन एक ही दर पर बढ़ने चाहिए। हैरेड-डॉमर आय की उस वृद्धि दर को बताते हैं जो अर्थव्यवस्था में सदैव संतुलन को बनाए रखे। हैरेड ने 1939 में लिखे अपने लेख एन एसे इन डायनामिक थ्योरी में ग्रोथ इकोनॉमिक्स की नींव रखी, जबकि डॉमर ने 1946 में अपने लेख कैपिटल एक्सपेंशन, रेट ऑफ ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट में अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के द्वारा विकास की आवश्यक या पूर्ण क्षमता विकास दर की अवधारणा प्रस्तुत की गई। मान्यताएं। हैरेड-डॉमर मॉडल निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहला है, आय का एक प्रारंभिक पूर्ण रोजगार संतुलन होता है, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है, विदेशी व्यापार का अभाव होता है, विनियोग व उत्पादन क्षमता निर्माण के बीच समायोजन होने में समय अंतराल नहीं होता है। औसत बचत प्रवृत्ति सीमांत बचत प्रवृत्ति के बराबर होती है। सीमांत बचत की प्रवृत्ति स्थिर रहती है। पूंजी स्टॉक का आय से अनुपात स्थिर मान लिया जाता है। पूंजी वस्तुओं का मूल्यह्रास नहीं होता है। बचत तथा निवेश उसी वर्ष की आय से संबंध रखते हैं।
सामान्य कीमत स्तर स्थिर रहता है, मौद्रिक आय तथा वास्तविक आय समान होती है, ब्याज की दरों में परिवर्तन नहीं होते हैं, उत्पादन की प्रक्रिया में पूंजी व श्रम का अनुपात स्थिर रहता है, स्थिर तथा परिवर्तनशील पूंजी में कोई अंतर नहीं होता है। यह एक क्षेत्रीय मॉडल है, अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था एक ही क्षेत्र से बनी हुई है। दूसरा, श्रम की पूर्ति बाहरी रूप से निर्धारित होती है, वह दी हुई निश्चित दर से बढ़ रही है। और बचत दो प्रकार की होती है, वांछित बचत तथा वास्तविक बचत। हैरेट का मॉडल। हैरेट के मॉडल की मुख्य बात है कि स्थिर विकास को कैसे प्राप्त किया जाए तथा इसमें बाधाएं क्या हैं। हैरेट ने मार्च 1939 में अपने लेख एन एसे इन डायनामिक थ्योरी में विकास का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे 1947 में संशोधन के बाद पुनः प्रस्तुत किया गया। विकास में अर्थशास्त्रियों की रुचि प्रारंभ करने का श्रेय हैरेट को ही जाता है। हैरेट ने अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित किया कि स्थिर विकास को कैसे प्राप्त किया जाए व इसमें बाधाएं क्या हैं। उन्होंने अपने मॉडल में यह बताने का भी प्रयत्न किया कि उद्यमियों की अपेक्षाओं से यदि सतत वृद्धि में बाधा हो जाती है तो संचयी शक्तियां इस विचलन को बनाए रखती हैं। हैरेट का मॉडल दो आधारभूत मान्यताओं पर आधारित है। फर्स्ट है, दी हुई अवधि में किसी अर्थव्यवस्था की शुद्ध बचत आय का एक निश्चित अनुपात होती है, S बराबर SY। S का कैपिटल S का मतलब है वास्तविक बचत और Y बराबर राष्ट्रीय आय। स्मॉल s निश्चित बचत अनुपात है। दूसरा है, विनियोग या अतिरिक्त पूंजी की मांग आय बढ़ने की दर पर निर्भर करती है। I इज फंक्शन ऑफ चेंज इन इनकम, I इज फंक्शन ऑफ डेल्टा Y। बचत व विनियोग आय का एक निश्चित अनुपात होते हैं, अतः यदि आय बढ़ती है तो विनियोग में भी वृद्धि होगी, लेकिन विनियोग की मांग आय की वृद्धि दर पर निर्भर करती है। उद्यमी वास्तविक विनियोग से तभी संतुष्ट होंगे जब आय में भी वृद्धि हो रही होती है। यदि आय में तेजी से वृद्धि होती है तो विनियोग अपर्याप्त माना जाता है। इसके विपरीत यदि आय में वृद्धि धीमी होती है तो वास्तविक विनियोग ज़्यादा माना जाएगा। आय की वृद्धि की वह दर जो उद्यमियों को विनियोग के संबंध में संतुष्ट करने को पर्याप्त हो सके, उसे विकास की आवश्यक दर कहते हैं। वापस नोट कर लीजिए, आय की वृद्धि की वह दर जो उद्यमियों को विनियोग के संबंध में संतुष्ट करने को पर्याप्त हो सके, उसे विकास की आवश्यक दर कहते हैं। हैरेट के अनुसार यह प्रयोगात्मक व प्रारंभिक मॉडल है जो 3 तर्क वाक्यों पर आधारित है। फर्स्ट, किसी समुदाय की बचत पूर्ति को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व आय है। दूसरा, विनियोग या बचत की मांग आय की वृद्धि दर पर निर्भर करती हैं। और तीसरा तर्क वाक्य है, बचत और विनियोग बराबर होते हैं। हैरेट 3 वृद्धि की दरें बताते हैं, जिसमें पहला है वास्तविक वृद्धि दर। इस मॉडल का पहला समीकरण है GC बराबर S, इसे हम फर्स्ट समीकरण कहेंगे। G का मतलब होता है दी हुई समयावधि में उत्पादन की वृद्धि दर जो कुल उत्पादन के अनुपात के रूप में व्यक्त की जाती है। G बराबर डेल्टा Y अपॉन Y, और या इसे हम कह सकते हैं डेल्टा O अपॉन O। C का मतलब है विनियोग का आय की वृद्धि से अनुपात, C बराबर I अपॉन डेल्टा Y। त्वरक होता था सीमांत पूंजी उत्पादन अनुपात। और S का मतलब होता है APS, आय का वह भाग जो बचा लिया गया है, S बराबर APS बराबर S अपॉन Y। इन सभी मूल्यों को प्रथम समीकरण में रखने पर समीकरण बनेगा डेल्टा Y अपॉन Y इंटू I अपॉन डेल्टा Y इज इक्वल टू S अपॉन Y। इसको सॉल्व करने पर डेल्टा Y और चेंज इन Y और चेंज इन Y कट जाएगा, तो I अपॉन Y इज इक्वल टू S अपॉन Y। फाइनल समीकरण प्राप्त होगा S बराबर Y, S बराबर I, और S इज फंक्शन ऑफ Y तथा I इज फंक्शन ऑफ चेंज इन I होता है। आवश्यक या अभिष्ट वृद्धि दर। हैरेट के अनुसार विकास की आवश्यक दर वह विकास की दर होती है जिसे यदि प्राप्त कर लिया जाए तो व्यवसायी ऐसी मानसिक स्थिति में होते हैं कि वे उसी प्रकार की प्रगति को करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा, आधारभूत समीकरण सतत विकास के लिए संतुलन की स्थिति को व्यक्त करता है।
यह उद्यमियों के संतुलन की स्थिति होती है, अर्थात व्यापारी जितना उत्पादन करते हैं उसे बेच सकते हैं। समीकरण होगा GW इंटू CR बराबर S। ये दूसरा समीकरण होगा। GW का मतलब है यह विकास की अभिष्ट दर है या वांटेड दर है जो हम चाहते हैं, जो उद्यमियों को संतुष्ट कर देती है। CR बराबर पूंजी की वह आवश्यक मात्रा है जो GW दर को कायम रखने के लिए आवश्यक है। S का मतलब S/Y बचत अनुपात। समीकरण होगा GW बराबर S/CR। इस समीकरण के अनुसार यदि उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करना है तो आय को C/SR की दर पर बढ़ना चाहिए। यह राजनीतिक दर है, सरकार को S को बढ़ाना चाहिए, सरकार इस विकास दर को चाहती है। असंतुलन की स्थिति। पूर्ण रोजगार संतुलन वृद्धि के लिए वास्तविक वृद्धि दर G और अभिष्ट वृद्धि दर GW समान होनी चाहिए और वास्तविक पूंजी C आवश्यक पूंजी के बराबर होनी चाहिए। यदि G व GW समान नहीं होते हैं तो अर्थव्यवस्था में असंतुलन की दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहला, यदि विकास की दर जो है वो GW से ज़्यादा हो जाए, G इज़ ग्रेटर देन GW हो जाए, तो इसका अभिप्राय होगा कि C जो है वो CR से कम हो जाएगा, अर्थात आय में वृद्धि की दर अधिक होती है तो पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा कम हो जाती है। इस स्थिति में विनियोग बचत से और आय उत्पादन क्षमता से ज़्यादा होती है। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी का अभाव और दीर्घकालीन स्फीति की स्थिति होती है। इसके विपरीत यदि G GW से कम हो जाए अर्थात C CR से ज़्यादा हो जाए, इससे विनियोग बचत से और आय उत्पादन क्षमता से कम होती है। इसमें पूंजीगत वस्तुओं की अधिकता और दीर्घकालीन मंदी की स्थिति होती है। हैरेड के अनुसार यदि GW और G में असंतुलन हो जाता है तो यह बढ़ता चला जाता है, अर्थात G व GW का संतुलन छुरी धार का संतुलन कहलाता है। इसे हमने इस डायग्राम में बताया है। डायग्राम में X अक्ष पर समय टाइम को लिया गया है और Y अक्ष पर ग्रोथ रेट ली गई है। इन दोनों चित्रों में असंतुलन की स्थिति को दिखाया गया है। ई बिंदु पर G और GW समान होते हैं, लेकिन उद्यमियों की अपेक्षाओं के कारण विकास की वास्तविक दर अभिष्ट विकास दर से कम या अधिक हो सकती है। यदि एक बार असंतुलन प्रारंभ हो जाता है तो ये बढ़ता चला जाता है, अतः ई बिंदु तक छुरी धार संतुलन होता है। हैरेड के अनुसार यह छुरी धार संतुलन प्रगति की वह दर है जिसका अनुगमन करने पर संतुष्टि प्राप्त होती है, परंतु इसके इर्द गिर्द अपगामी शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं जो व्यवस्था को आवश्यक उन्नति रेखा से दूर ले जाती हैं। यदि एक बार असंतुलन हो जाता है तो वह स्वतः ठीक नहीं होगा, बल्कि यह गंभीर होता चला जाता है। प्राकृतिक वृद्धि दर। हैरेड के अनुसार यदि G व GW में असंतुलन हो जाता है तो एक उच्चतम और निम्नतम सीमा से अधिक या कम नहीं हो सकता है। किसी भी अर्थव्यवस्था की यह सीमा श्रम पूर्ति, प्राकृतिक साधनों, तकनीकी प्रगति से निर्धारित होती है। प्राकृतिक विकास दर प्रगति की वह दर होती है जिसे जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, तकनीकी प्रगति संभव बनाते हैं। AK सैन के अनुसार हैरेड की प्राकृतिक विकास दर दीर्घकाल में उच्चतम विकास की दर है जो श्रम शक्ति की वृद्धि दर N तथा श्रम बचत वाली तकनीक की प्रगति दर M से निर्धारित होती है। प्राकृतिक विकास दर का समीकरण होता है GN इंटू CR बराबर और नॉट इक्वल टू S। इस समीकरण के अनुसार GN और GW के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अर्थव्यवस्था का पूर्ण रोजगार पर संतुलन तभी होता है जब तीनों विकास दर समान होती हैं। इसमें विचलन होने पर चक्रीय उतार चढ़ाव आरंभ हो जाता है। धन्यवाद।